हेलो, हो गया? सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और मैं तो हमेशा अभी समर लाइक के, हाँ हमको कब मस्त रखोगे वो बोलो। देखो आप इतने अच्छे लोग हो, आपको बोला कि कोऑपरेट करो, थोड़ा जल्दी आओ, तो आपको रिवीजन का टाइम आप सब मानोगे, तो मैं भी क्यों नहीं मस्त रखूंगा। ओके मैं पार्टी दूंगा, प्रॉमिस। इन पार्टी मेरी तरफ से पक्का। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि टेक वन डे का टाइम और सब लोग आपस में सोच लो, घर जाके एक बार सोच लो पॉसिबिलिटीज के बारे में, वेरियस थिंग्स के बारे में। आज कुछ भी आंसर मत दो, सोचो। सोचो सोचो, हाँ ओके। तो ऑल राइट, let's continue. We are in a chapter called residential status and scope of total income. Taxpayers will be divided in two categories. बोलो कौन सा दो कैटेगरी? Resident and non-resident. And incomes will be divided in two categories, that is Indian income and foreign income. If you are a resident, you have to pay tax on your global income, world income, मतलब Indian as well as foreign. And if you are a non-resident, you still have to pay tax on your Indian income, because globally there are two principles of levy of tax, that is residence and source. अगर आप रेसिडेंट हो तो बाढ़ में गया, किधर भी कमाते हो टैक्स भरना है, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी उस कंट्री में जो कमाओगे उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही देना है। एंड नाउ वी गो एंड लर्न द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रेसिडेंशियल स्टेटस। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी scope of total income. We now go and learn the first part of the chapter, under which we will go and learn the concept of residential status, in which our assessees will be divided into resident and non-resident, which is done person by person. जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है उनका एक एक करके दिया गया है। सबसे पहले we will talk about individual. Individual will be first in step number 1 divided into resident और non-resident. और अगर आप रेसिडेंट हो then only we will perform step number 2 and further classify you into ROR and NOR. करेक्ट और नो? तो स्टेप नंबर 2 तो करेंगे, लेकिन उसके पहले वी विल गो एंड लर्न स्टेप नंबर 1। अच्छा, जब इंडिविजुअल का पूरा खत्म हो जाएगा, स्टेप 1 स्टेप 2, हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम जाके सीखेंगे HUF। एंड लेट मी टेल यू, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आज के लेक्चर के अंदर बचे हुए टाइम में तो कंप्लीट नहीं होने वाला। लेट्स गेट दिस क्लियर, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन अगर इंडिविजुअल खत्म हो गया तो बाकी सब मिला के उतना टाइम नहीं लेगा। ओके, सो स्टेप नंबर 1, वी हैव टू डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फिर अगर आंसर रेसिडेंट निकला तो हम सेकेंड स्टेप परफॉर्म करेंगे। रुकिए प्लीज, यहां पे ये कुछ लिखना मत, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। ओके, 3 कंडीशन, वैसे भी मैं लिखी इस तरीके से लग रहा हूं कि आप लिखो ही नहीं, क्योंकि मैं जब फेयर में लिखूंगा तभी आपको लिखना भी। यहां पे हमको 3 कंडीशन दी है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन? 3। इन तीनों कंडीशन के बीच में द वर्ड यूज्ड इज और 1 और 2 और 3। द वर्ड और इज इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जब हम हिंदी में और बोलते हैं तो इट बिकम्स ऑल, बट जब हम इंग्लिश में बोलते हैं इट बिकम्स एनी। सर जबरदस्ती क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार, सीधा बोलो ना, इंग्लिश वाला और मतलब एनी वन ऑफ द 3। मतलब कंडीशन 1 फुलफिल करो, या कंडीशन 2 फुलफिल करो, या कंडीशन 3 फुलफिल करो। ये 3 कंडीशन में से इफ यू सेटिस्फाई एनी वन ऑल्सो तो हम आपको बना लेंगे रेसिडेंट। मतलब आपने कंडीशन 1 फुलफिल किया, 2 और 3 नहीं किया, टू हेल्प विद इट, यू आर रेसिडेंट। 2 किया, 1 एंड 3 नहीं किया, यू आर रेसिडेंट। 3 किया, 1 एंड 2 नहीं किया, यू आर रेसिडेंट। मोर देन 1 कंडीशन, लॉल, डजंट मैटर। एनी 1 कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, तो वी विल ट्रीट यू रेसिडेंट। इज दैट अंडरस्टूड? आई हैव टू गिव यू द कंडीशंस वन आफ्टर द अदर, लेकिन वो है एक्टिव अप्रोच। थोड़ा उल्टे साइड से बैकडोर एंट्री मार के लॉ को समझने का ट्राई करते हैं। लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं है, याद रखो।
Nothing is bigger than logic. If you understand the logic, the reason why this is written, what is written, then you understand everything. और मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोग कैसे सोचते हो. What is your सोच? सिर्फ वो जानना है. ओके. फाइनल आंसर या तो रेसिडेंट निकल सकता है या नॉन रेसिडेंट निकल सकता है. वो तो देखो जब कंडीशंस करेंगे तब पता चलेगा. गिवन अ चॉइस, आपको क्या बनना बेटर, मतलब व्हाट डू यू फील दैट मेरे को ये बनना चाहिए. आपको अगर चॉइस मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगे? आप रेसिडेंट बनना पसंद करोगे कि नॉन रेसिडेंट बनना पसंद करोगे अगर चॉइस मिला तो? क्वेश्चन समझा? व्हाट वुड यू प्रीफर टू बी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? अगर चॉइस आपके पास, चॉइस आपके पास नहीं है, जो कंडीशन बोल रहा है वही होगा. लेकिन अगर चॉइस आपको दिया गया, थैंक यू, अगर आपको चॉइस दिया गया तो आप क्या बनना प्रीफर करोगे? इज माई क्वेश्चन अंडरस्टूड? दोज हु थिंक के रेसिडेंट बनना बेटर है विल अनम्यूट देमसेल्व्स एंड लाउडली शाउट रेसिडेंट नाउ. दोज हु थिंक नॉन रेसिडेंट बनना बेटर है will unmute themselves and loudly shout non-resident now. Non-resident. So louder voice was non-resident. More power was in non-resident. Primarily एक आध बच्चे ने किसने बोला? आपने बोला? Okay. Resident. इनके हिसाब से resident इसलिए because ये भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे और क्या? नहीं और क्या? सारे जहां से अच्छा. कम ऑन. ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, मैंने जग ब्रो. आपके अंदर का अगर पेट्रियोटिक बंदा शांत हो गया है तो इस बात को समझिए, रेसिडेंट बनते ही आपको कौन सी इनकम पे टैक्स भरवाएंगे? थिंक अबाउट इट. मतलब इंडियन और फॉरेन, बोथ, ग्लोबल. लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट बने देन ओनली इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल. फॉर टैक्स पर्पसेस बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इज ऑलवेज बेटर. समझा? देखो मिस्टेक करना इज ओके. वी आर ऑल हियर टू लर्न. मिस्टेक करना इज एब्सोल्युटली ओके. टुडे आफ्टर 13 years ऑफ टीचिंग ऑल्सो एंड इन दिस सब्जेक्ट दैट वे आप देखोगे तो मेरा 17 साल, मतलब पहले 4 साल एज अ स्टूडेंट भी बिताया ना, आज 17 साल से इस सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा हूं. आज भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है. और आंटी का बस चलता है, रोज सिखाती है कुछ ना कुछ, कुछ नया ही लिखती है, रोज अमेंडमेंट लाती है, तो सीखना ही पड़ता है. ओके, वी कांट हैव दिस ईगो. नहीं बस मेरे को अब पूरा आ गया. इनकम टैक्स इज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसी को पूरा आता ही नहीं है. कुछ ना कुछ तो ऐसा फॉर्मूला निकलेगा ही जो आपको नहीं आता है. इट इज ओके टू गो रॉन्ग. इट इज ओके. पासिंग मार्क्स 100 नहीं है, आपका तो बिल्कुल नहीं है. सच बोलूं तो बीइंग अ प्रोफेसर मेरे लिए पासिंग मार्क्स 100 ही बनता है, क्योंकि मेरी एक मिस्टेक भी आपको नहीं चलेगी. आपके लिए पूरा 160 घंटा जो हमने लॉजिक की बात किया, जो कॉन्सेप्ट की बात किया, जो आपको मजा करवाया सब, लेकिन सर वो एक सेक्शन थोड़ा सा वो हो गया था ना, बस एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन नेचर वो ही याद रहेगा. तो मेरा पासिंग 100 नहीं 99 जितना तो मेरे को अलाउ करो यार. कम ऑन. एंड आई एम ह्यूमन लाइक यू. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक. इट इज ओके टू मेक मिस्टेक. डू वी रियलाइज व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हम ये समझे कि मैंने जो सोचा वो गलत क्यों था? मैंने क्या बोला जब मैंने क्वेश्चन पूछा? आई वांट टू नो हाउ यू थिंक. वो पर्पस था मेरे क्वेश्चन पूछने का. ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, चलो अभी मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं ओरली, तो आप नहीं बोलेगा तो मैं मारेगा. कल अगर मैंने पर्सन का डेफिनेशन पूछा ना कल के क्लास में आपको, और आपने नहीं बोला तो मैं मारेगा, क्योंकि मैंने करवा दिया. लेकिन ये जो क्वेश्चन था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सोचते हैं. राइट सोचते हैं, गुड, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा. इट्स ओके टू बी रॉन्ग. आप समझे क्या रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ? अरे कुछ तो बोलो, क्या रॉन्ग हुआ बताइए. हाँ, इनसे पूछ रहा हूँ. क्या, एक बाद में आपसे भी पूछता हूँ, क्या रॉन्ग हुआ? तो नॉन रेसिडेंट हूं तो
आप आंसर दे दो ना, वो तो हमने पढ़ा है ना, नॉन रेसिडेंट हो तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? सिर्फ और सिर्फ बराबर बोल रहा है, बोल, व्हाई आर यू वरीड? हाँ, तो एटलीस्ट फॉरेन इनकम पे तो टैक्स भरने से बच जाएगा ना, समझे कि नहीं? बोलिए आप क्या समझे? मैंने खाली इतना समझा कि लाइक इंडियन होकर के रेजिडेंट हो गया, बट बाद में अपने लॉजिक बताया ना, तो मैंने अपना बेनिफिट देखा तो नॉन रेजिडेंट बेटर है। तो बेनिफिट ही देखना होता है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका काम क्या है? कहां पे मुझे टैक्स कम भरना है? जहां पे इनकम कम आएगी वहीं पे टैक्स कम आएगा, बिकॉज टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर इनकम। सो ट्राई टू वर्क योर सिचुएशन इन सच अ वे कि स्कोप में ही कम से कम इनकम आए ही नहीं। जैसे ही आप नॉन रेसिडेंट बन गए, फॉरेन की इनकम तो कैलकुलेशन से बाहर ही निकल गई। अंडरस्टूड? हाँ, लेकिन वो हमारे हाथ में है नहीं। मतलब हैविंग सेड दैट कि तुमको क्या बनना पसंद है, चलो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास गिव द करेक्ट आंसर, दे वर थिंकिंग राइट, बट लेट्स ऑल्सो बी क्लियर दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, जो यहां पे लिखा है वही होगा। सो हाउ मेनी कंडीशन आर गिवन? 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन के बीच में क्या वर्ड यूज किया है? और, मतलब 3 में से वी हैव बीन गिवन 3 कंडीशंस, और ये 3 में से इफ यू सेटिस्फाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या एनी वन, इफ यू सेटिस्फाई एनी वन ऑल्सो, तो वी विल ट्रीट यू रेसिडेंट। 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो आप क्या बनेगा? क्या लॉ उल्टे एंगल से हम समझ सकते हैं कि नॉन रेसिडेंट कौन बनेगा? कोई भी कंडीशन, मतलब कंडीशन 1 को डिससेटिस्फाई करने का, कि 2 को, कि 3 को? डिससेटिस्फाई ऑल। दोनों समझ में आना चाहिए ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेटिस्फाई एनी वन तो यू बिकम, दैट मीन्स डिससेटिस्फाई ऑल 3 देन यू बिकम। यू शुड नो बोथ। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो ऑफ कोर्स अब हम एक एक करके कंडीशन लिखेगा 1 2 3। फर्स्ट 1, जब मैं 2 लिखूंगा वो 1 खत्म होएगा, तो मैं वर्ड क्या लिखूंगा यहां पे? नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन। तो पहले कंडीशन 1, इफ यू वर इन इंडिया, हाउ डज इंडिया डिसाइड योर रेजिडेंशियल स्टेटस? इंडिया का इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि हम चेक करेगा आपका फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर थे, इफ यू वर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during the previous year. You were in India for a period of 182 days or more during the previous year. अब समझिए क्यों नवंबर 23 के साथ मई 24 को नहीं बिठा सकता हूं, लेकिन मई 24 के साथ नवंबर 24 को बिठा सकता हूं, उसके साथ में 25 वालों को नहीं बिठा सकता हूं। हर ईयर में जो 2 अटेम्प्ट आते हैं, मई और नवंबर, उन दोनों के बच्चों को साथ में बिठाया जा सकता है, बिकॉज द प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल फॉर May 24 or November 24, both exam. These lectures are absolutely relevant for May 24 as well as November 24 exams. हाँ, मतलब आप अगर चाहो तो किसी को बोल सकते हो लेक्चर खरीदने के लिए भी। समर लाइक के सर हमारा 194H क्या रहेगा? You all don't know what is 194H ना? गूगल कौन बोला? कैसा बोला? ओ हाँ, तो ही मैं, नहीं तो ऐसे इतना इजीली लोगों को पता नहीं चलता है। फाउंडेशन से जो आए इंटर में उनको नहीं पता रहता है। तो ऐसे यू नो ओपनली कमीशन बोलते हैं ना, तो चीप लगता है, यू नो, इट स्पॉइल्स रिलेशन। यू नो देयर इज अ डिग्निटी, नो, टीचर एंड स्टूडेंट। तो वी शुड नॉट से सर हमारा कमीशन कितना, सर हमारा 194H कितना रहेगा, सेक्शन 194H TDS ऑन कमीशन। चल छोड़, नहीं मतलब आप चाहो तो मेरे बिहाफ पे सेल भी कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स। ओके सर, कितना मिलेगा? मीट मी आफ्टर क्लास, विल डिस्कस दिस। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे अटेम्प्ट May 24 हो, चाहे अटेम्प्ट November 24 हो, व्हाट इज गोइंग टू बी द
previous year, starting on 1st of April 23, ending on 31st March. ये आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर है. इस प्रीवियस ईयर में आपका स्टे इन इंडिया शुड बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 days. 182 days. And that, ladies and gentlemen, will make you resident. मतलब जब हमने ये चैप्टर चालू किया, हमने क्या बोला? टैक्स पेयर्स विल बी डिवाइडेड इनटू रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट मतलब जो इधर रहता है, नॉन रेसिडेंट मतलब जो बाहर रहता है. लेकिन अब हमको ये भी पता चला, इधर रहता है कितना टाइम, पूरा साल इंडिया में रहने से आप रेसिडेंट नहीं बनो. लो, पूरा साल इंडिया में रहते हो तो बाहर इनकम कैसा है? मतलब बाहर इनकम है मतलब बाहर गया भी होगा ना. तू बाहर चला जा, कितने भी टाइम के लिए चला. मेरी शक्ल देख के लगता है कभी अब्रॉड गया? लगता है? Yes, sir. Looks are deceptive, bro. हाँ, but of course, I have a very rich father-in-law. तो तो क्या है कि मेरा तो हो जाता. उनका एक ही कंडीशन है कि जो साथ में आ रही है, she should be my daughter. On that condition, he sponsors. Okay? ठीक है, अभी क्या करें, अभी फ्री में ट्रिप मिलता है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. क्या ही करें, है ना. तो अगर ससुर जी ने भीख दे दिया, स्पॉन्सर कर लिया और थोड़ा मैंने फॉरेन का ट्रिप मार भी लिया, लेकिन अगर मैं साल का, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू नो द नंबर ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ डेज विच कम इन अ ईयर, तो आपको समझ में आएगा 182 बिकम्स हाफ ऑफ द ईयर. अगर आप आधा साल भी इंडिया में हो तो इंडिया का इनकम टैक्स लॉ आपको रेसिडेंट ट्रीट करेगा. और ये आपको कौन से डेज में चेक करना है? लिसन, आप 2023 जब कैलेंडर ईयर चालू किया, तब जैन में, फेब में, मार्च में कहां थे? दैट इज इररिलेवेंट. अगर आपको इस साल के लिए डिटरमाइन करना है तो यू स्टार्ट चेकिंग ऑन 1st अप्रैल. 1st अप्रैल को किधर था? इंडिया में था कि बाहर था? बाहर था तो एक्सक्लूड करने लग, इंडिया में था तो काउंट करने लग. यस, इन जब थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया तो वो वाले डेज को काउंट मत कर, वापस आया वो वाले डेज को काउंट कर. ऐसा टोटल मिला के अगर आपका 182 डेज हो रहा है तो इंडिया के इनकम टैक्स लॉ में आप बन जाएंगे रेसिडेंट. एंड लिसन, व्हाट इज द इंपैक्ट इन टैक्सेशन, वो भी याद होना चाहिए. अगर मैं इंडिया में 182 डेज स्पेंड करता हूं, सो लिसन, even if my father-in-law sponsors my foreign trips, I spend 182 days in India. In financial year, calendar year is irrelevant. You also spend 182 days. भले आप भी फॉरेन जाके घूम के आ सकते हो, लेकिन 182 डेज तो होगा. तो हम सब इंडिया में रेसिडेंट हैं और हमको टैक्स भरना पड़ेगा. ऑन विच इनकम? इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम. वो इंपैक्ट भी पता होना चाहिए. विच इनकम? ग्लोबल इनकम. मतलब सपोजिंगली थोड़े टाइम पहले मैं एक फॉरेन ट्रिप पे गया था, स्पॉन्सर्ड बाय माय फादर इन लॉ. उधर एक पब्लिक प्लेस पे परफॉर्मेंस चल रहा था, तो मैं भी ऐसा नाचा, तो समझ लो किसी ने मेरे पे पैसा उड़ाया, फॉरेन इनकम. बट मैं रेसिडेंट, टैक्सेबल. तुमको देखना है कैसे करके दिखाता हूं. पैसा उड़ाओगे तो, नहीं तो नहीं. ओके, ये ऑनलाइन मस्त, इनको मस्त है. ये बोलेंगे हाँ सर मैं पैसा उड़ाएगा, बाद में गिरेगा मेरे घर में, उठा के वापस ले लेगा. हाँ, पैसा उड़ाने का बात हुआ है ना, उड़ा देगा वापस ले भी लेगा, घर में गिरेगा ना. हाँ, सही है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, once you become resident, world income will be taxable. And how do you become resident? If you spend 182 days or more during the previous year. और इसलिए आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, आप कब चेक करोगे. इज दिस पॉसिबल के 20 to 23 आप पूरा साल इंडिया में थे? यस. और 23-24 में 1st अप्रैल में आपको कोई जॉब ऑफर मिला, आप चले गए, पूरा साल बाहर थे. तो लास्ट ईयर के नंबर ऑफ डेज से कोई लेना देना नहीं है. योर चेकिंग विल बी ड्यूरिंग दिस पीरियड. यू आर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो आप क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा. ये कंडीशन है. इस कंडीशन, ये कंडीशन का एंड है. सच बोलूं तो अगर एक्ट में जाओगे तो सीधा दूसरा कंडीशन मिलेगा. बट आई कांट जस्ट लीव दिस मच फॉर यू, क्योंकि ये जो एक लाइन हमने सिर्फ लिखी है, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी. एंड आई हैव अबाउट 8-9 पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. बाय द एंड ऑफ माई 8-9 पॉइंट्स आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ. आराम आराम से खाली समझिए. मैं सबसे पहले आपको इतना बेसिक चीज भी समझाने का ट्राई करूंगा दैट अगर आपका एग्जैक्ट इक्वल टू 182 है ना,
वो भी कवर होगा। गलत तरीके से सीखने की आदत आगे जाके कॉस्ट्स अस बैडली। हैबिट ऑफ सीए स्टूडेंट्स, रेसिडेंट कब बनता है सर? जिसका भी मोर देन 182 होता है ना, मोर देन 182, मोर देन 182, मोर देन, वो सीखा, बार बार बोला। जब हम गलत चीज बार बार बोलते हैं ना, तो वो हमको सही लगने लग जाती है। मैंने ऐसे इनको कान में बोल दिया कि कल का लेक्चर 11 बजे, इन्होंने इनको बोल दिया, इन्होंने इनको बोल दिया। ओके, अब ये इसने उधर के 2 लोगों को बोला, उसने उधर के 2 लोगों को, वो लास्ट बेंच वाला आके इनसे डिस्कस किया, कल का लेक्चर 11 बजे है क्या? तो वो बोला हाँ मैंने भी सुना है, ये बोले हाँ मैंने भी सुना है। सबने आपस में गलत चीज फैला दी, कल का लेक्चर 1 बजे है। लेकिन गलत चीज को जब हम बार बार बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं ना, हैमर हो जाता है दिमाग में, ऐसा लगता है कि वो ही राइट है। होगा आपके साथ आर्टिकलशिप में, लोग बोलेंगे कि सुन फाइनल में वीडियो से ही पढ़ाई करने का होता है, फाइनल में वीडियो से ही, इतनी बार बोलेगा आपको लगेगा वो ही सही है। उसको खाली एक बार पूछना कि तू कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, और बाय द वे अब तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है नीरज भैया? गोबर डालेगा ना तुम्हारे दिमाग में, उसको बोलना कि तू मेरे को मत सिखा भाई, मेहरबानी करके सीखो उससे जिसको सब एक्सपीरियंस है। I got a rank also in CA exam and I failed also in CA exam. I have experienced both. मेरे को दोनों चीज का एक्सपीरियंस है, रैंक भी लाया हूं, फेल भी हुआ हूं। जो रैंक लाते हैं वो सिर्फ रैंक ही लाते हैं, उनको दूसरा कुछ मालूम ही नहीं रहता है। और जो फेल होते हैं वो तुमको भी बोलते हैं वीडियो से पढ़ो, वो फेल ही होते रहते हैं। जब पहला बार, जब नया नया फाउंडेशन के पहले ना एक एग्जाम होती थी सीपीटी, जब इंस्टीट्यूट ने पहली बार सीपीटी लॉन्च किया था ना, पहली बार, I was the first batch at that time 2007 में, और उस टाइम पे वो लोग 30 रैंक देते थे, in which I was all India 19. I didn't tell you about this. क्या बात कर, मेरे को अपनी तारीफ करने का इतना शौक है, मैं कैसे भूल गया ये। ऑल इंडिया तभी देते थे, बाद में 30 से कट के बहुत, क्योंकि क्या एक एक मार्क पे रैंक आती है ना, इतने सारे लोग होते थे, फेलिसिटेशन, उनको ट्रॉफी देना महंगा पड़ता था, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग में 30 का 10 रैंक किया, फिर वो भी बंद कर दिया। फिर फाउंडेशन में रैंक देने लगे, बोला भाड़ में जाओ, वो भी बंद किया, देना ही नहीं है, मालूम है ना। फिर आया पीसीसी, हम, मेरा जो कोर्स है ना, तुम्हारे इंटर के पहले आईपीसीसी था, उसके पहले पीसीसी, मैं उस कोर्स पे, उस जमाने में, वो वाले कोर्स पीसीसी 6 पेपर होता था इंटर में, ग्रुप 1, 3 and 3, जैसा अभी आपका नया इंटर हो गया ना, वैसा ही था वो। तो आईपीसीसी में 7 पेपर था, फिर बीच में इंटर में 8 पेपर हुआ, अब वापस बोला 6 पेपर। ये रोज इनको भी मजा आता है बदलते रहने का। 600 मार्क में से मेरा टोटल 395 था। मार्क्स वर 79 इन अकाउंट्स, 75 इन लॉ, 64 इन ऑडिट, 64 इन सब एग्जाम्शन प्लस मार्क्स था। एंड ITSM 44 बच गया। लास्ट एग्जाम आईटी का देके जब घर पे आया, डैडी ने पूछा था कि क्या लग रहा है, मैं बोला बस इसमें पास हो गया तो ये पीसीसी क्लियर हो जाएगा, फाइनल की बात करेंगे। जस्ट बच गया, 3 मार्क्स से रैंक छूट गया था, 3 मार्क्स। वो भी आप वैसे देखोगे तो 44, मतलब अगर एवरेज के हिसाब से आ जाता तो टॉप 20 में उसमें भी आता पीसीसी में, लेकिन बच गया। वो भी आईटी 50 मार्क का था, उसमें खाली एक फ्लो चार्ट करके एक चीज आती थी, वो आया 10 मार्क का, और बाकी का जो 20-30 मार्क है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जिसमें खाली फेंकने का रहता है, हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, बस सबको खुश रखो। वो 14 प्रिंसिपल्स, वो हेनरी कौन था, वो हेनरी फोयाल जो भी उसका फोयाल था ना, हाँ वही हाँ वही, वो खाली फेकोलॉजी, उसमें क्या है, वो स्ट्रेटेजिक में बस ऐसे फेंक के जस्ट बच गया। और फिर देखो, एक कोई भी बच्चे का ड्रीम क्या होता है, अपना एक बार रैंक आया, दूसरी बार जस्ट मिस बाय स्मॉल मार्जिन ऑफ मार्क्स, और उस पेपर में भी अगर एवरेज, बाकी सबके एवरेज वाले परसेंटेज आ गए होते तो टॉप 20 में होता, पर रैंक चला गया। अब तो एक ही बात है कि जो एक ऐसा नहीं पागल के वापस इंटर देता हूं रैंक लाने के, इतना नहीं लेता था, मतलब थोड़ा लिमिट के अंदर एवरीथिंग इज ओके। हाँ, लेकिन इतना था कि एक्चुअली पेपर वेरिफिकेशन में डाले थे, किस लिए, पास तो हो ही गया था ना दोनों ग्रुप यार, रैंक के लिए। जिसने, ऑफ कोर्स इट वाज रिजेक्टेड, जिसके पास आया होगा ना उसने भी तो गाली दिया होगा ना, यू नो, इन हाइंडसाइट ऐसे सोचता हो तो अपने आप पे हंसी आती है
क्या एड़ा है रे, दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हुआ, रैंक के लिए वेरिफिकेशन डालता है, मतलब इतना भी नशा नहीं करना चाहिए। तो मैंने सीए फाइनल पास होने के लिए दिया ही नहीं ब्रो, कम ऑन यार, बचपन से लगाकर बड़े होने तक क्लास टॉपर रहे यार, अभी इनफ इज इनफ। जो एक बार अचीव किया दूसरी बार छूट गया तो अभी करना है। फाइनल में वही 100 मार्क का कंप्यूटर का पेपर, 50 मार्क का था तो बाकी 50 की वजह से पास हो गया। वो 100 मार्क के पेपर में बस यही था कि बस ये बचा लेना भगवान। मैं एग्जाम हॉल में गया, मम्मी मंदिर गई। मैं एग्जाम हॉल से वापस आया, मम्मी मंदिर से बाहर निकले। मम्मी का क्वेश्चन कितना, बोला 28 और 30 के बीच में आएगा, और 29 आया। मेरा एस्टीमेट कभी रॉन्ग गया ही नहीं पूरे सीए करियर में। जब हम हर पेपर के बाद में ऐसा लिखते हैं ना कि इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, मेरा 1 या 2 मार्क का फर्क रहा है इन माय एस्टीमेट। मतलब ऑल दोज हु से कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, तुम गधा क्या लिखता है पहले वो तो देखो। तुमको मालूम होना चाहिए, तुम्हें कोई कोई तो लिख के आता है, उसको खुद को मालूम नहीं क्या लिख के आया, और एस्टीमेट मार्क्स करता, बोलता मेरे को इतना, मेरे को लग रहा था 75 आएगा, 45 भी आया। पागल, कोई पेपर चेकर इतना पागल नहीं है। 75 का तेरे को 70 कर देगा अगर हार्ड चेकिंग किया या ऐसा कुछ किया। 75 का 45 मतलब तेरे को लग रहा है कि शायद तूने एक क्वेश्चन ज्यादा लिखा था पर लिखा ही नहीं था। पागल। हाँ तो सर, हाँ सर आपने कौन सी उम्र में सीए बन गए थे? लाइक व्हाट एज? मतलब तेरे को कैलकुलेट करना है कि अभी कितने साल का हो जाए? नहीं, मैं 22 की उम्र में पढ़ाने लगा और 23 की उम्र में सीए बना। अबे लगा लो। अरे तो मैं आया तब से तो बोल दिया, अरे भाई हो गया, अभी हो गया, काल सफेद हो रहा है बाल, अभी दिसंबर में 35 का हो जाएगा। हैप्पी, तुम्हारा एज इंटू डबल कर लो, बस उतना ही है। कोई कोई है ना तुम 17.5 वाला, अभी बस थोड़े महीने का वेट कर रहा है, बस तुम्हारा 17.5 को डबल कर दो, मेरा हो जाएगा बस। हैप्पी, 17.5 का डबल 34 नहीं। तुम्हारा हर चीज में अपना नहीं देखने का होता है, मैं सबका एवरेज बोला। हाँ तो आई क्लियर्ड सीए एट द एज ऑफ 23। फाइनल एग्जाम, वो भी 23 नहीं, वो भी 6 महीने पहले हो जाता ब्रो, वही इसका। तो ग्रुप 1 क्लियर था क्योंकि इंडिविजुअल और एग्रीगेट भी हो गया था। ग्रुप 2 में ये इसका था, उसमें भी एक पेपर में एग्जाम्शन था, बट इसका का 29, तो 3 पेपर देना पड़ेगा। मैथ समझा? ग्रुप 1 क्लियर, ग्रुप 2 में एक एग्जाम्शन, ग्रुप 2 के इसका में फेल हुआ तो पूरा ग्रुप वापस देने का, बट एक्सेप्ट एग्जाम्शन, एक एग्जाम्शन था, 3 पेपर, सेकंड अटेम्प्ट में 3 ही पेपर देने का। माई फ्रेंड्स वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, वाह यार तेरा तो 5 पेपर हो गया, और मैं 6 महीना डिप्रेशन में था। यू कैन यू नॉट इमेजिन ब्रो, आई हैव बीन अ रैंक होल्डर यार। अ मेंटल स्टेट समझो, द एफ वर्ड इन माई मार्कशीट, the F word in my mark sheet, I have never seen this F word in my life यार, come on। और सीधा सीए फाइनल में आके पहली बार आदमी फेल होता है। एंड और बुरी बात यह थी कि मेरा टोटल 400 से ज्यादा था। मेरे कुछ दोस्त दोनों ग्रुप क्लियर हो गए थे, उनको मैंने पढ़ाया था। मेरा एक दोस्त जिसके साथ मैं पूरा पढ़ाई में हमेशा साथ में किया, दिस इज अ टिप फॉर स्टडिंग टैक्स ऑल्सो, वेन एवर यू सिट एंड स्टडी टैक्स नो, एक ऐसा दोस्त बनाओ जो पढ़ाई में सिंसियर है। मैं हम लोग का सिस्टम ऐसा रहता था, मतलब हफ्ते में 3 दिन वो मेरे घर आता था, 3 दिन मैं उसके घर पे जाता था। 1 घंटे का टाइम दोनों ने एक दूसरे को दिया, बोला ये 4 पेज अपन दोनों पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ दैट 1 आवर दोनों एक दूसरे को उस 4 पेज का क्वेश्चन पूछते थे, और एक दूसरे के साथ ईमानदारी भी था। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन घुमा के जैसा इंस्टीट्यूट पूछेगा वैसा। सो वी यूज्ड टू कैच ईच अदर मिस्टेक। इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2, मतलब यू कांट आस्क टू द मिरर ऑफ कोर्स, एंड मैक्सिमम ऑल्सो 2 ओनली। नहीं तो तुम 4 को इकट्ठा करेगा ना तो कोई नहीं पढ़ेगा। तुम कैसा है तुम भी जानता है, मैं भी जानता है। तो हम दोनों जो सिंसियर थे चुपचाप अपना टैक्स का पढ़े, और टैक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, बिकॉज जो ट्विस्ट होंगे ना, बस आपका दोस्त आपके साथ ऐसा नहीं जानबूझ के आपको इजी पूछे ताकि वो आगे निकल जाए। हम दोनों दोस्त ऐसे नहीं थे एक दूसरे के लिए। उसको आधी चीजें मैं पढ़ाता था क्योंकि वो क्लास में वो थोड़ा बोलते उसको चढ़ता कम था दिमाग में, अपन ब्राइट वाला। ओके, लोगों को मेरे से दोस्ती भी उसलिए करना होता था कि एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। ऐसे लोगों के साथ में होता है। ओके, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ होता था। लोग इसलिए दोस्ती करते हैं क्योंकि वैसे मैं बहुत खराब इंसान था, अभी भी हूं,
लेकिन लोगों को मेरे से दोस्ती करनी पड़ती थी। उसको मैंने पढ़ाया, और तभी है ना फिजिकल फॉर्म भर के देते थे तो रोल नंबर आगे पीछे आता था, ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता था। साथ में फॉर्म भरा, आगे पीछे। और हम लोग है ना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके रैंडमली रोल नंबर डाल के किसी का भी मार्क्स चेक कर सकते हैं। अभी के जैसा नहीं है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट हैंग हो जाता था बिकॉज एवरीवन इज चेकिंग एवरीवन रिजल्ट्स। तो सच बोल रहा हूं मैं, जब मेरा रैंक आया तब मैं तो खुशी में था, वैसे भी फ्री रहते लाइफ में। तो मेरे पूरे क्लास के जितने बच्चे रैंडमली नंबर डालते जा रहा हूँ, अच्छा ये फेल हो गई, अच्छा ये पास हो गया। मैं अभी अपन क्लियर होते तो अपन कैसा दूसरे का मजा लेते, अपन घटिया लोग। इंटर में भी वो अच्छा मैं अकेला करने वाला नहीं, जो पास हुआ के फेल हुआ सब एक दूसरे के रिजल्ट चेक कर रहे हैं। लोग बोला यार ये विपुल पास हो गया, सिद्धार्थ फेल हो गया, ऐसा कैसे? पीपल यूज टू आस्क मी, ये नहीं कि विपुल पास क्यों हुआ, पीपल यूज टू आस्क मी, ये नहीं कि तू क्यों फेल हुआ, सीए कोई भी फेल हो सकता, वो पास हुआ तो तू कैसे फेल हुआ? हाउ डू आई इवन आंसर? आई वाज इन डिप्रेशन। मैंने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं था मेरी लाइफ में। ये कंप्यूटर के पेपर ने जिंदगी झंडू किया मेरा। इंटर में रैंक गया, फाइनल में अटेम्प्ट गया। एंड देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टेस्टेड बोथ रैंक एज वेल एज फेलियर इन सीए फाइनल। मैं आपको दोनों के बारे में बता सकता हूं कि मेरी गलती क्या थी। रैंक लाया तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट लाया, आप भी बहुत है, आपका सबका। मैं वो पढ़ा वो चार्ट 96.33 वहां से चालू हो रहा था 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स, उसके आगे नीचे नीचे 90 तक तो मैंने पढ़ा। अभी कौन कौन है उसमें से मेरे को पता नहीं, लेकिन वो आप लोगों के ही सबके नाम थे। स्टार्ट वाला जो सबसे, मैंने नाम इतना सीरियसली नहीं पढ़ा जितना मैंने एग्रीगेट परसेंटेज पढ़ा। आपके रिजल्ट लगे हुए ना ऑफिस में 12th स्टैंडर्ड के, 96.33 का मैंने हाईएस्ट देखा है वहां पे। हाँ तो मित्रों जो तू था, नहीं तेरा नाम तो वत्स है ना, अब जो भी था कोई ना कोई अपने क्लास का ही होएगा ना। ओके किसी दिन ढूंढ लूंगा कौन है वो। अच्छा ये नहीं, you the one who are the topper of the 12th standard batch, what's your name? हाँ अरे पहले तो तेरा बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ था, बैनर में तो तू मोटा दिखता था रे। वो बैनर के नजदीक से फोटो खींचा था, फोटोशॉप किया था। नहीं बीच में वो स्टैंडी वाला बड़ा सा बैनर होता है ना, टॉपर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उस बैनर में मैंने देखा जब मेरा फाइनल का बैच चालू हुआ था तब। फिर ऑफिस तोड़ा ना, काम चल रहा था इसलिए। हाँ तो वो चला गया। नहीं तेरा नया फोटो लगवाएंगे, ठीक है, अब दूर से खिंचवाना, पतला लगेगा। आओ कभी सीए में अच्छे टॉपर की, बिकॉज आई वॉज रॉन्ग इन समथिंग। जो इसका का पेपर मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, उसके जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है। आई कन्विंस माई सेल्फ के टेंशन मत ले, 100 मार्क के लिए क्या क्या पूछेगा, ये नहीं आएगा एग्जाम में। मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया, कितना पूछेगा रे, सब थोड़ी पेपर में आ सकता है यार, रिलैक्स कर। और वो 2 ही चैप्टर का सबसे ज्यादा आया, और जब लिखते लिखते ही पता चल गया था कि संपल। और इतना एस्टिमेट कितना एक्यूरेट था, 28 और 30 के बीच में बोला तो आया ना 29। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड अटेम्प्ट में उसी इसका मैं 62 लेके आया, क्योंकि तूने मेरे साथ ये किया, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तूने एक रैंक होल्डर का 6 महीना खराब किया, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और देखो बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको फाइनल के सिलेबस से निकाल दिया। द स्टोरी कॉल्ड कर्मा ब्रो। कर्म तुमको अंत तक परेशान करेगा। बोल देख लो, इसका फाइनल से निकल गया। अरे टैलेंटेड लोगों के साथ में कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन आई थैंक गॉड दैट आई फेल्ड इन सीए फाइनल। इट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स। मेरा रैंक भी इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है जितना मेरा फेलियर है, बिकॉज जब रैंक लाया ना तो आदमी का सोच में, हाँ सीए इज तो इजी, 10th से इजी, 12th से इजी, रैंक होल्डर वैसा ही सोचता है। जब फेल होता है तो पता चलता है सीए इज नॉट एज इजी एज 10th और 12th। जो रैंक होल्डर्स बोलते हैं सीए इज नॉट एज डिफिकल्ट एज हाफ सीए का स्टोरी। मित्रों, आपने क्या गलती किया वो आपको पता होना चाहिए। और इतना बड़ा लाइफ लेसन कि जब भी फेल होएगा ना, डिप्रेशन में नहीं जाने का। 6 महीने के बाद में सब ठीक हो जाता। सीए में फेल हुआ तो हुआ, 6 महीने के बाद में उसी इसका मैं 62 लेके आया, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। और इतना बड़ा चीज सीखने मिला। उसके बाद में जॉब एप्लीकेशन, जॉब इंटरव्यूज में कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पगार मांग रहा है 20-25 लाख रुपया, सेकंड अटेम्प्ट वाला, वो भी
बिकॉज आई एम टैलेंटेड दैट आई नो। ये साला रिजल्ट सेकंड अटेम्प्ट दिखा रहा है, उसका मैं क्या करूं? मैं इंटेलिजेंट है, वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। उसके पहले के रिजल्ट देखो मेरे। मैं साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट होने के बाद में इफ आई कैन स्कोर दीज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंट्स, तो देख लो जाके। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट वाला सी है तो लोग जॉब नहीं दे रहे। नो प्रॉब्लम, 6 महीने में कोई ना कोई मिल जाएगा। हर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विल बी सॉल्व्ड इन 6 मंथ्स। और भी अदर देन जॉब जो भी रिजेक्शंस हुए, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस। कोई बात नहीं, 6 महीने में कुछ ना कुछ, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी। पहले बैच में ही, एक तो देखो 13 साल पहले कितना यंग और हैंडसम, अभी आज तो 13 साल पहले में पता ही नहीं चलता स्टूडेंट कौन टीचर कौन। आज भी कोई कोई बैच में अगर ये वरुण मेरे को किधर साथ में लेके जाएगा, लोग बोलेगा कि बड़ा भाई छोटे भाई को घुमाने के लिए लेके, भले वो मेरे से आधी उम्र का है, वो किसने देखा? तू क्या हंसता है, तू भी? तो कैन यू इमेजिन कि 13 साल पहले कैसा दिखता होगा? लेकिन आई बिकेम इंस्टेंट हिट अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज दे कुड रिलेट टू मी। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब अपनी क्लास खुद खोलूंगा। ब्रो अपन मारवाड़ी है, अपन इन्वेस्ट कर सकता है पैसा। नेवर बी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर वेरी लॉन्ग। खुद का क्लास, अरे पूरा साउथ बॉम्बे मेरे को जानता है। तो अब तो मेरे नाम पे एडमिशन होंगे ना, मेरा तो नाम हो गया। अनाउंस किया पहला बैच में 2 बच्चा है। बिकॉज मेरी गलती थी। गलती ये थी कि मेरा टाइम टेबल अकाउंट्स के टीचर्स के साथ क्लैश हो रहा था, जहां पे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। कॉस्टिंग के टीचर्स के साथ फाइनल में अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम के एडमिशन लोग पहले लेते हैं, उनके साथ क्लैश हो रहा है। तो पहले से फीस भर दिया थोड़ी आएगा मेरे सब्जेक्ट को अटेंड करने। जैसे इसका में मैंने जो गलती की थी सेकंड अटेम्प्ट में उसको करेक्ट किया, वो सेम गलती टाइम टेबल वाली अगले बैच में करेक्ट किया, क्लास वाज फुल। फेलियर टॉट मी कि 6 महीने में सब कुछ सही हो जाता है अगर यू नो व्हाट यू डिड रॉन्ग। एंड अनफॉर्चुनेटली सीए के स्टूडेंट्स फाउंडेशन तक तो नहीं, लेकिन इंटर फाइनल में खास करके वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाते हैं, वो सेम स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, वो सेम बुक्स को लेके बैठ जाते हैं। उनको बोलते हैं कि असेसमेंट ईयर चेंज हो गया है, तुम एटलीस्ट बुक चेंज। नो नो सर, आई एम कंफर्टेबल विद दिस बुक्स। तेरा माथा, तू कंफर्ट के लिए एग्जाम दे रहा है प्रोफेशनल। यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी इज व्हाट आई स्टडीड। तो मैं आपको ना दोनों टाइप से, आप अगर रैंक होल्डर वाला है ना तो आपको उस हिसाब से भी सिखा सकता है, और आप अगर फेल वाला है ना तो आपको उस हिसाब से सिखा सकता है। आई हैव टेस्टेड बोथ इन माय सीए करियर। ओके, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस टू डील विथ यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी चीज होती है जो होती बहुत इजी है, लेकिन रैंक होल्डर रॉन्ग जाता है और फेल वाला राइट कर लेता है। वो आपको समझाना था यहाँ पे मुझे। समर लाइक सर स्टोरी अच्छा चल रहा है, इसको चालू रखो ना, बाकी रेसिडेंशियल स्टेटस अगले लेक्चर में करेंगे। नहीं, वो आपको समझाना था दैट जब हमारी आदत पड़ती है ना कुछ भी रॉन्ग बोलने की, तो फिर हम रॉन्ग ही बोलते रहते हैं। मोर देन 182, मोर देन 182। इंस्टीट्यूट क्या करेगा पता है? आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें नंबर ऑफ डेज 170 नहीं है, क्योंकि उसका आंसर सबको आता है। बता, रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट? उसका आंसर 200 नहीं है, क्योंकि उसका आंसर सबको पता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ डेज देगा वो एग्जैक्ट 182 रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीए एग्जाम एंड बीकॉम एग्जाम। भले आपने इनकम टैक्स उधर भी पढ़ा, एग्जैक्ट 182 विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आर यू विथ मी? अब तुम्हारी बात है, मोर देन 182, मोर देन 1, या तो एग्जैक्ट। आधे लोग तो घबरा जाएंगे, यार एग्जैक्ट का क्या होता है, ये तो मैंने कभी इज्जत दिया ही नहीं इसको। और आधे लोग जो 182 का रट्टा, नहीं मोर होता है तो ही रेसिडेंट होता है, मतलब अपने क्वेश्चन में तो इक्वल टू आ रहा है तो नॉन रेसिडेंट लिख के आएंगे, मरे ना। दैट्स द डिफरेंस, वेयर जो अदरवाइज फेल होने वाला था उसको मार्क्स मिल गया, जो रैंक लाने वाला था उसका मार्क्स कट गया। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट योर टैलेंट, इट्स अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इट्स अबाउट पहले दिन से आपने राइट सीखा है कि रॉन्ग सीखा है। पहले दिन से अगर रॉन्ग बोलने की आदत पड़ी तो हमेशा रॉन्ग ही मुंह से निकलेगा। सो वी विल नेवर से मोर देन 182, वी विल से नॉट लेस देन 182। जब हम नॉट लेस बोलते हैं, लोगों टेक्निकल से सिंपल पे भी आऊंगा, नॉट लेस इज मोर देन 182, नॉट लेस एंड इक्वल टू 182 ऑल्सो नॉट लेस। तो नॉट लेस में दोनों आ गया, या आपको सिंपल करना है, चलो सिंपल करते हैं।
ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले दिन से यही बोलने की आदत डालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमको पहले दिन से पता रहेगा क्या एग्जैक्ट 182 भी हुआ, देन ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। एग्जैक्ट 182 में भी आपको रेसिडेंट ही माना जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? सो व्हेन डू यू बिकम रेसिडेंट? अभी इंडिविजुअल का कर रहे हैं, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। वो भी इंडिविजुअल का स्टेप नंबर 1 चल रहा है, और स्टेप नंबर 1 के अंदर पहली कंडीशन का पूरा पोस्टमार्टम चल रहा है। पहली कंडीशन, यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। तो एग्जैक्ट 182 हुआ तो ये कंडीशन को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं इन द पॉइंट्स। कंडीशन वही है। सर साल में कितना दिन होता है? 365, बट लीप ईयर 4 साल में एक बार 366। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगे सर उसमें 183 होगा ना? नहीं सर, उसमें भी 182 होगा। ये चीज 4 साल में एक बार स्टूडेंट्स को बतानी पड़ती। तो मेरे करियर में आप समझ लीजिए कि तीसरी बार, चौथी बार बता रहा हूं। 2012 के अटेम्प्ट के बच्चों को बताया, 2016 वालों को बताया, 20 वालों को, एंड 24 वालों सुन लो, तुम्हारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर इज 23-24। मतलब तुम्हारी एग्जाम में जो फेब्रुवरी आएगा ना, वो फेब्रुवरी कौन से कैलेंडर ईयर का फेब्रुवरी है? एंड दैट मीन्स तुम्हारी एग्जाम के फेब्रुवरी में 29 डेज है। Be very very careful all throughout your syllabus. This warning I have to give students once in 4 years. 4 साल के बाद मैं स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूं कि ध्यान रखना। जब आपको बोला कि ये एसएससी इंडिया में 1 नवंबर को आया, उसके पहले बाहर था, तो 1 नवंबर से 31 मार्च, तो तुम नवंबर का 30 दिन लोगे, दिसंबर जैन का 31 नहीं समझता है तो ऐसा कर लेने का, दिसंबर जैन 31, उसके बाद 29 लोगे। लास्ट ईयर के बच्चों ने 28 लिया है, अगले साल के बच्चे भी 28 लेंगे, वेदर देयर इज एनी अमेंडमेंट और नो दैट इज इररिलेवेंट। ये रेसिडेंशियल स्टेटस के जितने क्वेश्चंस थे ना, सबके आंसर के अंदर मेरे को एक एक दिन ऐड करने पड़े। क्यों सर? क्योंकि बुक हैज टू बी चेंज्ड एवरी ईयर। लीप ईयर वाले बच्चों के लिए द नंबर ऑफ डेज हैव टू बी चेंज, और आप लीप ईयर वाले बच्चे हो, क्योंकि आपके 23-24 में फेब्रुवरी 29 डेज वाला है, तो उसमें हमको नंबर ऑफ डेज कितना करना है? 182 ही रहेगा। इवन इन लीप ईयर इट इज गोइंग टू बी 182. So we are getting this in so much detail, very very clear. What is going to decide your residential status? Your physical presence in India. That has to be how many days? 182 or more, equal to 182 चलेगा। लीप ईयर में 182 ही रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। आपका जो सिटीजनशिप है या नेशनैलिटी इज irrelevant. ध्यान से देखो कंडीशन क्या लिखा है। हाउ डू यू बिकम रेसिडेंट? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज यू वर इन इंडिया, इफ यू वर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, फिजिकली प्रेजेंट। ब्रो तुम अगर फिरंग है ना, फिरंग फॉरेनर ब्रो, तुम किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, तुम्हारे पासपोर्ट किसी फॉरेन कंट्री का है, लेकिन तुम इंडिया में 182 डेज था इन द फाइनेंशियल ईयर, जो आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल इज 23-24। अगर उस पीरियड में आपने इंडिया में स्पेंड कर दिया 182 डेज, तो आपकी सिटीजनशिप गई भाड़ में, खड्ड्यात। भाड़ पता है? गूगल मैप पे सर्च करना, गुजरात में एक जगह है, आपकी सिटीजनशिप गई वहां।
टू हेल विथ योर सिटीजनशिप। मित्रों, फिजिकल प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया के सिटीजन हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, पासपोर्ट इंडिया का, आधार कार्ड इंडिया का, लेकिन आप फॉर सम रीजन पूरा साल इंडिया के बाहर रहे, मतलब व्हाट इज योर नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन इंडिया? 0। टू हेल विथ योर सिटीजनशिप, यू आर नॉन रेसिडेंट। टेक द अदर वे राउंड। आप सपोजिंगली फॉरेन से कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स है, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। उन लोगों को ना क्रिकेट मैच के टाइम पे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, ऐसा बॉल टेम्परिंग, बॉल के ऊपर कुछ वो ऐसा सैंड पेपर घिसा, तो उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2 साल के 1 साल के लिए बैन की। तो अभी 1 साल तक उनको ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। वो सोचे एक काम करते हैं, इंडिया में आके क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक तो इंडियन क्रिकेट टीम आईसीटी वो तो है, उसके बाद में हर स्टेट का भी एक टीम, हर डिस्ट्रिक्ट का एक टीम, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सिटी का टीम, सिटी के अंदर हर एरिया का टीम, एरिया के अंदर हर गली का टीम है, गली के अंदर हर बिल्डिंग का टीम है। बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग में तो ए विंग वर्सेस बी विंग होता है ब्रो। फ्लोर वाइज भी टीम है हमारा, फ्लोर 1 to 10 वर्सेस फ्लोर 11 to 20, 65 वाले का बिल्डिंग है, तो वो फ्लोर वाइज भी टीम बन। अरे हमारा जो टर्फ क्रिकेट है ना, उसमें 8 ही प्लेयर एक टीम पे, हमारे 24th फ्लोर के ऊपर ही 8 प्लेयर का टीम बन जाता है। 4 घर है, 2-2 सबसे ले लो। 24th फ्लोर वर्सेस 25th फ्लोर है, हम लोग ऐसा भी खेलते हैं। इंडिया में हर जगह का एक टीम। यस और नो? बोला इधर हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो लोग इधर आके पूरा साल इंडिया में रहे। दे आर ऑस्ट्रेलियंस, चीटर्स। दे आर ऑस्ट्रेलियंस, सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंडियन इनकम टैक्स के लिए दे विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। सिटीजनशिप, नेशनलिटी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, खड्डे में गया, तेल लगाने गया, बाढ़ में गया। Citizenship is absolutely irrelevant. The only deciding factor that will make you resident is physical presence in the geographical boundaries of India. Is that understood? चलिए, मतलब do you realize मैं explain वो 182 को ही कर रहा हूं, लेकिन 182 के बारे में दिमाग में जो जो क्वेश्चन है, मेरे सब पॉइंट्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो 182 है, इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। मैं थोड़ी देर पहले ओरली बोला था, लेकिन कितने लोगों ने एब्जॉर्ब किया पता नहीं। राइटिंग में सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। मैंने आपको बोला था, सपोजिंगली 1 अप्रैल को मैं इंडिया में हूं, अप्रैल में 60 डेज आई एम इन इंडिया, फिर मैं थोड़े दिन बाहर घूमने चला गया, वापस आया, 60 डेज और रहा, वापस चला गया, वापस आया, सेम फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 62 डेज, तो 60 + 60 + 62 टोटल मिला के 182 हो गया। इट नीड नॉट बी कंटिन्यूस, बीच में गैप आएगा तो चलेगा। हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है, इस पीरियड का 182 अचीव करना है। ऐसा कंटिन्यूअस 182 अचीव नहीं करना है। स्मॉल बिट्स एंड पार्ट्स मिला मिला के भी अगर हमारा टोटल 182, टच के क्रॉस, टच एंड लीप ईयर, टच 182 हो गया, तो वी विल गेट द रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर है रेसिडेंट। कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं। पॉइंट का मीनिंग समझा? यस सर। आप जब इंडिया में आए तो आप किस काम के लिए आए? इररेलेवेंट। आप इंडिया में घूमने आए और 182 डेज रह गए तो भी आप रेसिडेंट हो। आप इंडिया में पढ़ने आए और 182 डेज रह गए तो भी आप रेसिडेंट हो। आप इंडिया में कमाने आए और 182 डेज रह गए तो भी आप रेसिडेंट हो। बस आप इंडिया में आ गए और 182 डेज हो गया तो आप रेसिडेंट हो। द पर्पस ऑफ योर विजिट टू इंडिया और योर कमिंग टू इंडिया इज irrelevant if you are physically present in India, then ladies and gentlemen, you will be a resident. आप समझा क्या? चलो, प्लेस इज irrelevant अगर मैं लिख दूंगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। सर प्लेस irrelevant कैसे? इंडिया में तो रहना पड़ेगा ना। नहीं, आप समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। प्लेस इन इंडिया, अभी आप समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया में 182 डेज के दौरान आप मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, चेन्नई में रहे, और किधर रहने का मन है भाई? किधर भी रहे।
आप घर में रहे, मंदिर में रहे कि फुटपाथ पे रहे, विदाउट एनी फियर ऑफ सलमान खान, irrelevant. Is that footpath still in India? Yes. सलमान खान का वो मीम देखा है, तू फुटपाथ पे मिल, हाँ, तो that is absolutely irrelevant. आपने खाना खाया, नहीं खाया, आपने उपवास किया, उपवास भी आपने श्रावण मास का किया, नवरात्रि का किया, पर्यूषण का किया, irrelevant. The only रोजा नहीं तो वापस क्या है, एक तो डर लगता है, मतलब whenever I talk about religion, no, I am very very scared. क्या ऐसा कैसे? ओके, मैं ये चीज को पहले ही क्लियर कर दूं. ओके, आई एम गोइंग टू मेक फन ऑफ ऑल रिलीजियंस, वेदर योर्स और माइन, इक्वली. ऑब्जेक्टिव इज today's knowledge of tax should be better than yesterday, tomorrow's knowledge of tax should be better than today. उसके लिए मैं अपने फैमिली को आज तक नहीं छोड़ा है, तो रिलीजन तो क्या ही छोड़ेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर को नहीं छोड़ा है, बस कोई कोई केस में नाम नहीं ले सकते, नहीं तो आके मारेंगे आजू बाजू में, हाँ, तो कोई कोई जगह पे नाम नहीं ले सकते हैं. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन. आप खाना खाओ, आप मत खाओ, आप उपवास करो, आप रोजा रखो, आप कुछ भी करो, irrelevant. The only thing that will decide is physical presence in India. Is that making sense to you, everyone? Next. Yes, sir. You will be shocked to know this. हमारे, हाँ, I was checking if you're paying attention. ऑडिटर लोग बैठे हैं, बस ऑडिट चालू हुआ ना तुम्हारा? कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है. किधर दो जगह पे एनरोल किया है? एक मिनट, तुम्हारा नोटबुक बंद करो. नहीं, एक ही जगह पे एनरोल किया है. तो हम फ्री में नोटबुक नहीं बांटते किसी को. कॉलेज की गली के बाहर नहीं, फाउंडेशन के एग्जाम के सेंटर के बाहर हम नहीं बांटते. तो तुम्हारा किधर अलग से चालू हुआ? तुमको घर पे कोई आके पढ़ा था? ओ मित्रों, ऑडिटर का काम क्या होता है ना, आप लोग भी ऑडिटर ही बनने वाले हैं आगे जाके, दूसरे का गलती निकालने का, कुछ भी हो जाए उसमें गलती निकालने का, दैट इज ऑडिटर. व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑडिटर? कल ऑडिट का लेक्चर चालू होएगा तो सर को बोल मत देना, सर हमको ऐसा बोला है, ऑडिटर का काम गलती निकालने का. हाँ मित्रों, आई वॉज चेकिंग इफ यू पेइंग अटेंशन. नाउ फोकस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस. अगर आपको पहले से नहीं पता है, ऑफ कोर्स, जो आई थिंक नहीं ही पता होगा, हमारे इंडियन इनकम टैक्स लॉ ने इंडिया को डिफाइन किया. व्हाट इज इंडिया? अब तक क्या बोल रहे हैं, इंडिया में रहने का, पर इंडिया ये है, मतलब इसमें रहने का. दे हैव डिफाइंड इंडिया, इंडिया में रहने का. इंडिया क्या? ये मतलब तुम किधर भी नहीं रह सकता, तुमको इसमें रहना पड़ेगा. इंडिया का मतलब ये होता है. तो इंडिया का मतलब क्या होता है वो भी सीखना पड़ेगा. बिकॉज इफ योर 182 days आर स्पेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी, तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा. तो व्हाट इज इंडिया? द लैंड मास. लैंड मास छोड़ दे, बस मच्छी अभी है. लैंड देखो, मैं बताता हूं. ये अमीबा नहीं, इंडिया है. ये गुजरात है, ये कश्मीर है, बाकी तुम मैनेज कर लेना. एक मिनट वापस बोलता हूं. ये गुजरात है, ये कश्मीर है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ये साउथ है, और ये मध्य प्रदेश. बाकी तुम ढूंढ लेना. तुमको बोले सर मेरा राजस्थान का गांव दिखाओ ना सर, वो इधर किधर होगा रे, तो ढूंढ लेना. काम धंधे पे ध्यान दे. इनकम टैक्स लॉ ने इंडिया को डिफाइन किया. ये लैंड, अगर आप यहां पे हो एंड इस लैंड में कहीं भी हो सकते हो. ऑलरेडी देखा ना, प्लेस विद इन इंडिया इज इररिलेवेंट. विद इंडिया यू कैन बी एनीवेयर. इन दिस लैंड मास यू कैन बी एनीवेयर. अगर आप वहां पे हो तो 182 में वो काउंट किया जाएगा. मतलब 1 अप्रैल को आप इधर थे, 2 अप्रैल इधर थे, 3 अप्रैल इधर थे, 4 अप्रैल इधर थे, 5 अप्रैल इधर थे, तो ये सब इंडिया में आपका काउंट किया जाएगा. बट दैट्स नॉट इट ब्रो.
इंडिया का डेफिनेशन सिर्फ लैंड को कवर नहीं करता है, इंडिया का डेफिनेशन विल ऑल्सो कवर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया है। अगर आप इंडिया की लैंड पे हो तो आप इंडिया में हो, अगर आप इंडिया के पानी में हो तो भी आप इंडिया में हो। यस, यू हर्ड मी राइट, इंडिया का पानी। अगर आप इंडिया के पानी में हो तो भी वो इंडिया में स्टे में काउंट होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया का पानी? देखो, एक तो सबसे पहले अभिषेक बच्चन की जो फर्स्ट मूवी आई थी वो किसी को पता है? नहीं ब्रो, अभिषेक बच्चन की मूवी कौन याद रखता है? तुम लास्ट का भी नहीं पता, तुम फर्स्ट पूछ रहे हो। अच्छा चलिए, कोइंसिडेंटली इट वाज आल्सो, दिस में एक्साइट ऑफ यू गाइस, कोइंसिडेंटली इट वाज आल्सो द फर्स्ट मूवी ऑफ करीना कपूर। अब पता है? नहीं है। क्यों? खुद का नाम है, इसके लिए मेघारे मेघारे चाहिए जबरदस्ती। वो दूसरा था, गुरु मूवी था, बरसोरे मेगा मेगा। हाँ तो अभी, अरे तुम, मैं करीना कपूर बोल रहा है या ऐश्वर्या का गाना बजा रही इधर बैठे बैठे? नो आइडिया। अच्छा, वन मोर हिंट, इट वाज अ मूवी ऑन बॉर्डर फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बॉर्डर इशू। नो आइडिया। और हिंट चाहिए? नहीं सॉरी, नहीं आंसर ही दे देता हूं, रेफ्यूजी नाम था मूवी का, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी इतना घटिया मूवी कि हमको नाम भी नहीं मालूम। दैट्स हाउ बैड अभिषेक बच्चन वॉज इन हिज फर्स्ट मूवी एंड इवन टुडे ही इज द सेम। मैं अपने पहले बैच में बहुत गंदा था, आई वॉज नॉट वेरी, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम इट इज यू, देयर इज नर्वसनेस आल्सो, ओके, बट उसमें और आज में कम से कम कुछ चेंज तो लाया, कुछ इंप्रूवमेंट तो लाया, और मैं तो डेली इंप्रूव करने का कोशिश करता हूँ। खाली तुम्हारा सरनेम बच्चन है तो उससे थोड़ी काम होगा। हैविंग सेड दिस, ही इज स्टिल अ बेटर एक्टर देन सलमान खान। सोचना जरा इस बात, एक्टिंग किसकी अच्छी है कंपेयर कर लेना, वो खाली ऐसा ऐसा नहीं करो। तो उस रेफ्यूजी मूवी का, मूवी में जाते हैं, उस मूवी में एक गाना था। अब आपको मूवी नहीं पता तो गाना क्या ही पता होगा, ओके? तो गाना ऐसे ही वर्ड्स में बोल दूं, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, बर्ड्स रिवर्स एयर फ्लोज aren't stopped by any border, you will be comfortable with this, isn't it? पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें, वो बॉर्डर का फाइट था ना, तो बर्ड्स इधर से इधर जाएंगे, उनसे कोई वीजा नहीं मांगेगा, रिवर से भी। अरे कम ऑन, हवा आएगा तो ऐसा नहीं ये पाकिस्तान से मत आ, नहीं, हवा आएगा तो कैसे भी आ, ठंडा हवा चाहिए हमको। मूवी में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में व्हाट इफ आई टेल यू दैट पानी में भी बॉर्डर है, पानी में भी बॉर्डर है। ये अपना देखो, ये साउथ का, इधर किधर अपना महाराष्ट्र, आपको पता है यहां पे क्या है? ये है आपका अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे छोटा सा श्रीलंका एक बिंदी जैसा है, उसके बीच में एक जगह को पाक स्ट्रेट बोलते हैं, रामा सेतु बनाया हो उधर, वो वानर सेना ने जो पानी में जो ब्रिज बनाया था वो। तो ये जो अब मुंबई के, तो मुंबई तो समुद्र तट नो, तो ब्रो जो अरेबियन सी है ना, मरीन ड्राइव पे बैठा बैठा तुम कॉलेज में से देखता है, वो इधर ही है। एंड इन वाटर 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स इन द वाटर, ये इंडिया का पानी है। सर नॉटिकल माइल्स, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लैंड पे डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स, लैंड पे डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स, पानी पे जो मेजरमेंट का यूनिट है, भाई तुम्हारा हाइट बोलता है ना कि 6 फुट 5 इंच का है तो पानी पे जो डिस्टेंस मेजर होता है वो नॉटिकल माइल्स में होता है। 12 नॉटिकल माइल इंडिया है। इस 12 नॉटिकल माइल में अगर तुम ऐसा रखड़ता पकड़ता दिखा ना, तो कोस्ट गार्ड वाला तुमको अरेस्ट कर सकता है, किधर से आया क्या है, क्वेश्चनिंग कर सकता है। इस 12 नॉटिकल माइल में घूमने वाली फिशरमैन की जितनी भी बोट्स होती है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द कोस्ट गार्ड। आर्मी फाइट करने जाती है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। लाइक वाइज नेवी फाइट करने जाएगी, लेकिन गार्ड ऑफ द कोस्ट विल बी डन बाय कोस्ट गार्ड।
समझा क्या? हाँ, तो वो इंडिया का पानी है, ऐसा ही नहीं घूमने का। 12 नॉटिकल माइल में अगर तुम किसी वेसल, वेसल मतलब भांडी नहीं रहे, बर्तन बोलेगा, बर्तन भांडी, वेसल मतलब एनीथिंग, जैसे रोड पे चलता है उसको व्हीकल बोलता है, हवाई में उड़ता है उसको एयरक्राफ्ट बोलता है, यू नो, एरोप्लेन, आपका हेलीकॉप्टर, वो हवा में उड़ता है वो एयरक्राफ्ट है, रोड पे चलता है वो व्हीकल है, पानी पे जो चलता है, यू नो, शिप, बोट, इसको तुम प्लीज याचट मत बोलना, दिस इज यॉट, यॉट, बोट, शिप, these are known as vessels which move on water। अगर आप 182 days या एनी पार्ट ऑफ द ईयर किसी वेसल में इस एरिया के अंदर हो, कितने एरिया के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब आप इंडिया में हो। अगर आपकी शिप 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, मतलब यू आर इन इंडिया, और वो वाले डेज आपके नंबर ऑफ डेज में काउंट किए जाएंगे। दैट इज ऑल्सो इंडिया। इंडिया सिर्फ लैंड मास नहीं, इंडिया विल ऑल्सो कवर इंडिया का पानी। इज दैट क्लियर? लैंड मास एंड टेरिटोरियल वाटर्स, वहां पे रहोगे तो इट विल बी काउंटेड एज यू हैव स्टेड और यू हैव बीन इन इंडिया। इट्स नॉट डन एज येट। इंडिया और भी है। कोई कोई को तो लगातार जमीन हो गई, इंडिया हो गया, नहीं पानी निकल गया अचानक से। अभी इंडिया का डेफिनेशन इज नॉट येट ओवर। आगे बोलता है, द सी बेड और द सब सॉइल of the territorial waters of India। क्या बोला इंग्लिश? The seabed or the subsoil of the territorial waters of India। सर कुछ नहीं समझा, सब जाता है। देख, लैंड है ना, उसमें तो ऐसा कितना भी जंप करेगा ना, लैंड ही रहेगा। क्या हुआ? कुछ गिर गया क्या? नहीं। क्या हुआ क्या? नहीं करूं ये सब, ये इसी में तो मजा है। इतना बोरिंग सब्जेक्ट एंटरटेनिंग कैसा लगेगा? तो पूरा पैकेज है, पूरा रिचार्ज करवाया हुआ है, तुम चिंता मत करो, तुमको सब मिलेगा साथ में, एकदम एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ सर नाच के दिखाओ, उसके लिए पैसा उड़ाना, लेकिन पानी में ऐसा करके दिखाओ एक बार, ऐसा तुम ऊपर नहीं रहेगा, अंदर जाएगा। ट्राई करना नेक्स्ट टाइम, समुद्र में मत करना, जाके स्विमिंग पूल में ट्राई करना, ऐसा ऊपर जाके ऐसा जंप। तुम पहली बात तो ऊपर जाएगा कैसे, सीधा ही जाएगा। तो लैंड में तुम ऊपर रहोगे, पानी में तुम ऊपर भी रह सकते हो, अंदर भी रह सकते हो। वो अंदर भी रहा ना, एक तो डिस्टेंस वाइज 12 नॉटिकल माइल्स, उस डिस्टेंस में तुम ऊपर रहो क्या अंदर रहो, वो सी बेड एंड सबसॉइल, राइट अप टू द सी बेड। सो डेप्थ में यू आर नीचे, लेकिन डिस्टेंस में यू आर विद इन 12 नॉटिकल माइल्स, यू आर इन इंडिया। डिस्टेंस में यू आर इन 12 नॉटिकल माइल्स, इट कैन बी ऑन द शोर, ऑन द सरफेस। एक मस्त मूवी है, मैं सच में बताता हूं, एक मूवी है, तो थोड़े साल पहले आई थी, 2-4 साल पहले, मूवी कॉल्ड द गाजी अटैक। सबमरीन वॉर के ऊपर एक मूवी बनी थी, गाजी अटैक। नो आइडिया नो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुनो, यू ब्लडी इंडियन ऑडियंस, you will not watch the Ghazi attack, you will not watch Masan, you will not watch Tumbad, you will not watch Hindi medium, you deserve a Prem Ratan Dhan Payo, you silly Indian audience, you deserve that। Happy New Year Farah Khan, you deserve that। तो सब हाँ सुपर 30 बराबर है, बराबर है, सुपर 30 बराबर है, वो कोचिंग क्लास के ऊपर है। नहीं इंजीनियरिंग वाले करते होंगे वो। ओके, तो लिसन, सबमरीन क्या है, वो पानी में सरफेस पे भी चलती है, अंदर डेप्थ पे भी होती है। यू कैन बी ऑन द सरफेस और इनसाइड द डेप्थ, अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के। अरे महाभारत में दिखाया था, अरे वो भीम अंदर गिर गया था, उसको जहर खिला के अंदर डाल, जहर वाली खीर, वो हीरा ठाकुर ने तो बाद में खाया था, महाभारत में तो भीम को खिलाया था। हीरा ठाकुर जहर वाली खीर, ये मालूम है? नहीं, वो महाभारत को दुर्योधन ने जहर वाली खीर खिला के पानी में डाल दिया था ना, फिर पानी के अंदर नीचे वो एक नाग देवता। नहीं देखा महाभारत? कौन सा वाला, वो एकता कपूर वाला महाभारत देखा के बी आर चोपड़ा वाला? इन माई हम्बल ओपिनियन, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन, महाभारत से बेटर, बी आर चोपड़ा वाला महाभारत से बेटर सीरियल ना कभी बना है ना कभी बन सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन।
I, in my humble opinion, I think it is better than Ramayan also, लेकिन that's a matter of choice, of course. नहीं नहीं, तुम क्या क्योंकि सास भी कभी बहुत थी? बी आर चोपड़ा का अभी भी, आज भी मैं तो बोलता हूँ सच में, अगर यू सीरियसली वांट टू लर्न समथिंग, नो फॉरगेट माइट, मतलब आप उसको रिलीजन के एंगल से, क्योंकि श्री कृष्णा की टीचिंग रिलीजियस के एंगल से मत देखिए. आई फॉलो जैनिज्म, तो मैं श्री कृष्णा की टीचिंग्स दैट में मैं नहीं फॉलो करूं हिंदुइज्म, लेकिन पॉइंट क्या है कि व्हाट मैसेज दैट स्टोरी गिव्स अस. अब स्टोरी करके ही देख लो उसको. अब मेरे हिसाब से उससे बेटर कुछ बना ही नहीं. मैंने तो रैंडमली कुछ 2-4 क्लिप्स रील्स देखे, आई गॉट इंस्पायर्ड. मैं लॉकडाउन में तो मेरे ऑनलाइन लेक्चर चालू थे, तभी मैंने वो कुछ टीवी नहीं, तुम्हारी तरह वो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स पे गेम्स नहीं खेले. ब्लू कलर की 7 चीजों का फोटो खींच के भेजो, जो पहले भेजेगा उसको पेटीएम पे 50 रुपया आएगा. तुमने ये सब गेम्स खेले होंगे, हमने नहीं खेले. हम काम धंधा कर रहा था, हम ऑनलाइन लेक्चर तभी भी ले रहा था लॉकडाउन के. टीचर इज नेवर ऑफ ड्यूटी. ऑनलाइन लेक्चर हमने तभी भी लिया था. लेकिन मैं वो इंस्पायर हुआ, आई सेड मेरे को ये देखना है. मैंने देखा तो अपना इस पे यूट्यूब पे एक चैनल है, पेन स्टूडियो. पेन स्टूडियो, इसके ऊपर पूरा बी आर चोपड़ा का महाभारत अपलोडेड है. व्हेन आई यूज्ड टू वॉच दिस सीरियल, माय वाइफ, माय ब्रदर एंड हिज वाइफ, ऑल 3 यूज्ड टू लाफ एट मी. मतलब क्या कुछ भी देखता है, यू हैव नो क्लास, यू हैव दिस दैट. माय ब्रदर एंड हिज वाइफ, आई कांट कंट्रोल देम. मतलब सब आपके बड़े पापा जैसे नहीं होते कि सबको कंट्रोल करते. आई कांट कंट्रोल, जस्ट किडिंग ब्रो. बट आई टोल्ड माय वाइफ, मेरे साथ बैठ 10 एपिसोड देख, आई प्रॉमिस आज के बाद तू जो कंटेंट बोलेगी वही देखूंगा. वैसे भी सब बात मानता हूं. आई विल नॉट फोर्स यू टू वॉच द 11th एपिसोड. एंड व्हाट इफ आई टेल यू आफ्टर द 5th एपिसोड शी यूज्ड टू टेल मी नेक्स्ट देखेगा. अब देखो टाइम सेट करना पड़ता है. 20 मिनट का एपिसोड है और हम सीए वाले लोग हैं, हम कोई भी चीज 1.5x पे ही देखते हैं, so that the time saved can be wasted later. हम कोई भी चीज 1.5x पे ही देखते हैं. तो she used to say कि चलो नेक्स्ट एपिसोड. जब भी टाइम मिलता था 1-2 एपिसोड देख लिया, 15 मिनट में तो खत्म हो जाता था. एंड व्हाट अ मैसेज ब्रो. तो उसमें मैंने देखा वो दुर्योधन ने उसको जहर वाला कुछ तो खिला के पानी में डाल दिया था. वो एकदम पानी में नीचे तक पहुंच गया था, और नीचे कोई नाग देवता थे जिनका कुछ पहले का कुछ सेटिंग, कुछ हिसाब किताब बाकी था. तो उन्होंने बोला कि मैं इसको जहर से बचा लूंगा. और भी बहुत कुछ सीखने मिला समय समय पे आपको. ओनली एज अ स्टोरी, रिलीजन को केप्ट असाइड, ओनली एज अ स्टोरी देयर आर सो मेनी थिंग्स. कोई भी चीज बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है. जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो एक्शन लेना जरूरी है. श्री कृष्णा ने शिशुपाल को इसी बात पे मारा था. ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. हम उसकी बात करेंगे, अभी हमको उसमें नहीं जाना है. बोला सर अच्छा लग रहा है, और 2-3 एपिसोड बताओ. सी बेड और सब सॉइल, पानी के डेप्थ को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा. इज दैट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया. अच्छा बाय द वे, अपने पॉइंट्स टू बी नोटेड ये 182 के एक्सप्लेनेशन पे चल रहे हैं. ओके, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां का लास्ट पॉइंट, तो एटलीस्ट ये पॉइंट 7 खत्म हो जाएगा. सो टुमारो व्हेन आई स्टार्ट ऑन अ न्यू शीट, मान लीजिए कि मैंने नए शीट पे चालू किया कल का लेक्चर, मैं सीधा पॉइंट 8 लिखूंगा. आधे लोगों को तो तारे दिखेंगे दिन में, मतलब कौन सा पॉइंट 8 है बे? नहीं 8 है कि 7? अभी वाला कौन सा है? 8 ना. हाँ, तो सीधा पॉइंट 8 से कल का पीडीएफ स्टार्ट होगा. तो आज के पीडीएफ में लास्ट द एड स्पेस. ये महाभारत से बाहर निकलो. कोई सोच रहा है सर एड स्पेस कैसे महाभारत? अरे नहीं, इंडिया का डेफिनेशन चालू है. एड स्पेस, कौन सा एड स्पेस मित्रों? व्हाट इफ आई टेल यू कि जो हवा है ना, हवा, ये भी गवर्नमेंट का है. द एयर स्पेस अबव व्हाट? अबव द लैंड मास. अगर आप हवा में भी हो तो आप इंडिया में हो. इंडिया की लैंड के ऊपर. आपको पता है क्या कि अगर यहां पे कोई कंट्री है बांग्लादेश, यहां पे कोई कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश से किसी प्लेन को अगर पाकिस्तान जाना है तो यहां से नहीं जा सकती विदाउट परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. या तो यहां से जाए या यहां से जाए. यू कैनॉट यूज इंडियन एयर स्पेस विदाउट परमिशन. हमारे ऊपर से जाना है तो परमिशन लेके जाओ. आप समझा क्या? इसलिए तो ये पाकिस्तान इधर बिस्किट जैसा, ये चाइना इधर, तो ये बीच में अगर कश्मीर मिल जाता है ना, तो इन दोनों को टेररिज्म फैलाने के लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाता है. ओके, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया उसके बीच में आ रहा है, तो दोनों मिलकर कश्मीर लेने का ट्राई. हम चांद पे पहुंच गए, कल वो चंद्रयान का लैंडिंग होएगा, उसको वो लोग लाइव टेलीकास्ट करेगा. हम चांद पे पहुंच गए, वो खाली कश्मीर में आने का ट्राई कर. तो एयर स्पेस अबाउट द लैंड मास वो भी इंडिया है,
लिसन, द एयर स्पेस अबाउट द टेरिटोरियल, जो अरेबियन सी के ऊपर 12 नॉटिकल माइल्स तक देखो अंदर या ऊपर, वो भी इंडिया। मैं ऋतिक रोशन के बारे में बोला था ना, वो हवा में रहता है। क्रिश, मेरे पास पैसा होगा मैं सवारी बिठाएगा बेटो, 5 रुपया कुर्ला, 10 रुपया घाटकोपर, 15 रुपया मुंबई सेंट्रल, ऐसा बिठा के लेके जाए। When you are in the air, you are still in India। हाँ, इमेजिन कर सकते हो आप, यही तो होना चाहिए। You in the air space also at that time also you are going to be counted, considered, treated as in India। लेकिन air space कौन सी? Air space above the land and air space above the territorial waters of India। ये इंडिया है। जो लोग सोच रहे थे सर इंडिया मतलब वही अपना मुलुंड, थाना, डोंबिवली, कलवा, दीवा, नहीं, सिर्फ वो इंडिया नहीं है, सिर्फ वो इंडिया नहीं है। इंडिया इतना बड़ा है, लैंड, उस लैंड के बाद में टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स, वो पानी में सरफेस पे या डेप्थ में, और लैंड और पानी दोनों के ऊपर का हवा, इतना बड़ा इंडिया है। और तुम इतने बड़े इंडिया में कहीं पर भी रहे हो तो वो तुम्हारा काउंटेड एज स्टे इन इंडिया होगा। और इस टोटल को कितना बनना है, कोई कोई उसमें भूल गया इंडिया में कि हम चल कर क्या रहे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। यू हैव टू गो डीप इनटू समथिंग, कम आउट एंड अगेन रिकलेक्ट कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये करना पड़े। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को एकदम डीप में जाना पड़ता। चलो वो तो मैं लेके जाऊंगा, वापस आना भी पड़ेगा, मैं लेके भी आऊंगा, लेकिन तुमको जाने के टाइम आने के टाइम के साथ में आना। मैं अंदर गया तुम ऊपर ही है, मैं बाहर निकल गया फिर तुम अंदर जाके देख रहा क्या था? वो नहीं चलेगा। इमेजिन, तो यू हैव टू गो डीप एंड यू हैव टू कम बैक ऑल्सो। आप समझा? सो कम बैक, इस टोटल स्टे को 182 में काउंट करना है। 182 हो गया तो इट विल बी काउंटेड एज रेसिडेंट। इक्वल टू इज ऑल्सो कवर्ड, लीप ईयर में भी 182, ऑल द अदर कंडीशंस ऑल्सो। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के प्लीज मेक श्योर दैट यू, अभी से आपकी पढ़ाई करने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर अब तक तो क्या इंट्रोडक्शन चल रहा था, इतने टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस आए कि खाली फोकट हमारे फ्लो भी स्पॉइल हुए। थू आज तो मतलब ऐसा, मतलब अच्छा है आज सुबह हवन करवाया हमने, लगता है उसका असर आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है बहुत दिनों के बाद। तो फाइनली अब आपको घर पे जाके रिवाइज करना। अब नाउ सी, आई एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट दैट आपका 8:30 तक लेक्चर है, सर मैं 10 बजे घर पे पहुंचता है, सर उसके, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, that is not my, if I have taught something and if I ask you a question you have to answer, that's the only time you see me getting angry with students in your interest। otherwise मैं students के साथ कभी भी गुस्से में बात भी नहीं करता, कभी नहीं, मेरे को अलाउड ही नहीं है। शादीशुदा आदमी है, किसी के साथ गुस्से में बात करना अलाउड नहीं, समझा? प्लीज रिवाइज, यू कैंट बैक व्हेन आई एम टॉकिंग, प्लीज रिवाइज एंड कम, हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। और अगर आपको घर पे रोज रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो इसके बारे में सोच के आना। वी आर नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग, कल का लेक्चर 1 बजे है, फिर हम बात करेंगे एक आध दिन बाद और इसके बारे में बात करेंगे। 1-2 दिन जाएगा, जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस हमारे होंगे, तब जब रिवीजन की बारी आएगी, अगले दिन का लेक्चर आपको विदाउट रिवीजन समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा टाइम मिल गया होता रिवीजन का तो समझ में आता कि नहीं, हम वापस बात करेंगे। एट दिस होल स्टोरी लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दैट मेरी वजह, मतलब मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि ऐसा होता ना कि मेरा बेनिफिट हो रहा है, मैं तो इधर बैठ के जो काम कर रहा हूं वो बाद में भी काम करने वाला हूं, आपको पता ही। और आप लोग देख रहे हो अभी, तो मैं जब आप लोग आ रहे होते हो मैं पहले से मेरा काम लेके बैठा होता हूं। आई नेवर सिट फ्री और आइडल। आप सोचिए और हम एक बार वापस इसके बारे में बात करेंगे। सोचना तो सही, हाँ प्लीज, सोचने का तो पड़ेगा, ओके। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 1 o'clock। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन। सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय। कौन लाया पेन ड्राइव? एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर फटाफट वो पेन ड्राइव पास करने का आगे।